लेखन। हाँ, अनुलेखन यानी कि इंग्लिश में बोले तो ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? देखो, ट्रांसक्रिप्शन में एक चीज याद ट्रांसक्रिप्शन। रखना है, इसके हाँ, 3 बेटा प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है तुम्हारा इनिशिएशन होता है, ठीक है। फिर तुम्हारा होता है इलोंगेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या आता है बेटा? बताओ। बोलते बोलते तो और एकदम लोग ना, क्या आता है? मैम ट्रांसलेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मैम। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन। एक ट्रांसफार्मर लगा लो अपने दिमाग में थोड़ा सा। इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। पढ़ा नहीं है तुम लोगों ने, बिल्कुल पढ़ नहीं रहे हो। बहुत तारीफ कर दी तुम लोग की, इसीलिए। इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। देखो, इनिशिएशन में क्या होता है, देखो चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो या ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो, ठीक है। तब वो ना बहुत अच्छा था। इनिशिएशन में बेटा एक चेन का फॉर्मेशन होगा। अब वो चेन जो होगी बेसिकली वो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन की होगी। क्यों होगी? क्योंकि अभी डीएनए में 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेस हैं, ठीक है। अभी डीएनए से एमआरएनए बना नहीं। जब लेकिन इसका इलोंगेशन होगा, मान लो जो अगर ये चेन है, अब इसको ये इलोंग होगी, जब ये इलोंगेट होगी, ठीक है, इलोंगेट जब ये होगी ये चेन, तो यहाँ पे, ठीक है, तुम्हारा एमआरएनए कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। अब जब एमआरएनए कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो एमआरएनए जैसे कन्वर्ट होगा, जैसे मान लो ये एक चेन है, इस तरीके की एक चेन है, ठीक है। ये, अब ये एक चेन, मान लो ये इसका, ये ऐसे कर लो, ठीक है, थोड़ा सा। ये इसका इलोंगेट पार्ट है, तो कौन सा पार्ट पार्टिसिपेट करेगा, भाग लेगा, कौन सा नहीं? देखिए, एक इंट्रॉन होता है और एक एक्सॉन होता है। बताओ भाई, मम्मी इसका समझा दे मेरे को। बोलो। देखो, मैम इंट्रॉन एग्जैक्ट जो पार्ट बेटा, होता है। इंट्रॉन जो पार्ट होता है वो बेसिकली किससे करेगा वर्क? बताओ, इंट्रॉन पार्ट क्या करता है? मैम हम्म। ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते। हाँ, इंट्रॉन पार्ट क्या करेगा? अगर एमआरएनए की बात हो रही है तो एमआरएनए की पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करेगा। और एक्सॉन जो पार्ट मैम होता है, हाँ हेलो मैम। मैम फिर जी से बताएं। बता दीजिए, मेरे साइड आवाज ही नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? देखो, मैम जो पता नहीं आपकी इंटेरॉन, आवाज बीच बीच में रुक जा रही। कैसे नहीं आ रही यार? हेलो। हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। हेलो। हेलो। हाँ मैम अभी आ रही है, अभी बीच में रुक गई थी एकदम। रुको, मैं धीरे धीरे बोल रही थी, और क्या बताऊं। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। मैं ये बता रही थी कि जो आपका इंट्रॉन पार्ट होता है बेटा, जैसे एक लाइन खींच लो, तो इंट्रॉन जो पार्ट होता है वो क्या करेगा? एमआरएनए की चेन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, ठीक है। एक्सॉन पार्ट जो होता है वो एमआरएनए की चेन का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ये मैंने बोला, ये आपको समझ में आ गया? जी मैम। यस मैम। आ गया। चलिए, तो ये हो गया। अब जब ये बात पता चल गई कि मान लीजिए अगर ये है, दिस इज इलोंगेट चेन। अब ये कोई इलोंगेट चेन है, इसका अगर ये इंट्रॉन पार्ट है, ये एक्सॉन पार्ट है, तो इंट्रॉन से चेन बनेगी और एक्सॉन से नहीं बनेगी, ठीक। अब इसी इंट्रॉन पार्ट से एक नई चेन का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा? देखो, तो नई नई चेन कुछ इस तरीके से बनेगी, इस तरीके से, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? एमआरएनए भी बता रही हूँ मैं, ट्रांसक्रिप्शन का जी फिर। मैम। अब आस्था समझ में आ रहा है? यस। आस्था, हाँ, 3 प्राइम से 5 प्राइम और 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में रहेगा। अब ये जो चेन है वो एमआरएनए की चेन है बेसिकली, ठीक है। ये वाली चेन एमआरएनए की चेन है। और इस कंप्लीट प्रोसेस को बेसिकली, इसी कंप्लीट प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं।
देखिए ट्रांसक्रिप्शन में एक ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है बेसिकली। ट्रांसक्रिप्शन में एक ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है ना, वो ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है या पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। एक ये बात याद रखना। अब जैसे ही एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ये प्रोसेस है कि डीएनए से अगर एमआरएनए बन जाए, ठीक है, और एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक। अब डीएनए से एमआरएनए बन गया, एमआरएनए से प्रोटीन बन गया, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बताइए। हमें सब बताए हैं, तुम लोग कुछ नहीं पढ़ रहे हो बिल्कुल। मैम ट्रांसेक्शन। ट्रांसक्शन नहीं तो तुम्हारा बदल गया हो बिल्कुल तुम। ट्रांसक्शन नहीं बेटा, ट्रांसलेशन है। अब तुम लोग को सीख सीख के बताया तो देखो, डीएनए से अगर एमआरएनए बन रहा है और एमआरएनए से, देखिए मैंने फ्लो डायग्राम में बताया था, और एमआरएनए से अगर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो इसी कोई सेंट्रल डॉग्मा का प्रोसेस बोलते थे। जी मैम। ये बेटा सेंट्रल डॉग्मा का प्रोसेस होता था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, और इसी को किस नाम से जानते हैं, इसी को ट्रांसलेशन के नाम से जानते हैं, ठीक। इसी को एक और नेम से जानते हैं, क्या जानते हैं, प्रोटीन संश्लेषण। इतने नाम काफी हैं आप लोग के लिए, ठीक है। तो जी मैम। दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए, हाँ दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए कि अगर मान लो जैसे कि अगर डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है, तो इसको ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन आया, बोर्ड में आया वो क्वेश्चन है, वो देख लो। वो कहेगा कि प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन सिंथेसिस का अगर प्रोसेस हो रहा है तो वो किस एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, तो ये आरएनए पॉलीमरेज। देखो याद रखना, हम बार बार बताते हैं क्योंकि होता क्या है कि तुम लोग भूल जाते हो। अगर आरएनए पॉलीमरेज दिया हुआ है, ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज अगर सिंपल दिया है तो टिक कर दोगे, अगर नहीं दिया है सिंपल, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके दिया, तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड होता है, ठीक है। अगर ये पूछे कि ऐसा कौन प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में ऐसा कौन सा एंजाइम है जो पार्टिसिपेट करता है, तो वैसे तो आरएनए पॉलीमरेज करता है, लेकिन अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड करके पूछा जाए तो सेकंड जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है। ये बात क्लियर हो गई। यस। जी मैम। दही जमा लिया क्या तुम लोगों ने? क्यों? जी दही जमा मैम, लिया क्या? आवाज नहीं आ रही मैम। हेलो। हम कह रहे हैं आस्था नहीं बोल रही, बिल्कुल शांत है यार। मैम बोल तो रहे हैं। कहाँ बोल रही हो? ठीक, अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, अब जैसे तुमको दो एंजाइम तो बेसिकल अगर पूछा जाए कि किसी भी एमआरएनए या प्रोटीन के लास्ट में, देखो लास्ट में एक होता है इंड पीस। इंड इंड पीस को अगर हम बोले तो इसे टर्मिनेटर बोलते हैं। जो लास्ट में होता है वो टर्मिनेटर होता है बेटा, ठीक है। और जो शुरुआत में होता है उसे प्रमोटर बोलते हैं। तो अगर कल को कोई एंजाइम आ जाए जिसमें ये पूछा जाए तुमसे कि ऐसा कौन सा, ठीक है, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो किसी भी चेन को स्टार्ट करता है, तो वो प्रमोटर होता है। क्या होता है? बोलो नहीं तो मारेंगे तुम लोग को। प्रमोटर। मोटर। हाँ प्रमोटर होता है। और जो एंड में होता है उसे टर्मिनेटर बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गई, इसे टर्मिनेटर बोलते हैं, यस मैम। यस ठीक। मैम। ये बात है, हाँ ये मतलब आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए बता रहे हैं। अच्छा उसके बाद देखो, अगर मान लो कल को कोई क्वेश्चन इस तरीके से तुमसे पूछा जाए, पूछे कि किसी भी उसमें अगर डीएनए में, ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ठीक, यानी कि अंकित तिवारी और गर्ल्स कंपनी का जो रेशियो है वो बराबर है, ठीक है, का रेशियो जो क्या है वो इक्वल है, ठीक है। तो इसको एक एक रूल बोलते हैं, ठीक है, इसको एक नियम बोला जाता है। तो उसका नाम होता है चार गाफ। चार गाफ याद रखना, ठीक है। चार गाफ का नियम या चार गाफ का रूल क्या कहता है कि अंकित तिवारी
और गर्ल्स कंपनी का रेशियो इक्वल रहेगा, ठीक है। जी मैम। हाँ, अंकित तिवारी यानी एडेनिन थायमीन का रेशियो गर्ल्स कंपनी ग्वानिन साइटोसिन के इक्वल रहेगा। ये चारगाफ का रूल है, ठीक। और देखो, अगर आपसे ये कहा जाए कि स्टॉप कोडॉन, देखो स्टॉप कोडॉन को बेटा टर्मिनेशन कोडॉन भी बोलते हैं, टर्मिनेटर कोडॉन। पहले तो तुम लोग ये जानो, स्टॉप कोडॉन, टर्मिनेटर कोडॉन, इन दोनों का मतलब एक। अब देखो, हमने उसका प्रोसेस तुमको बताया, इसको क्या बोलोगे? उआ, ठीक, UAA। इसको क्या बोलोगे? उआग। याद करने का तरीका है, भले बोलने में अजीब लगे लेकिन याद होता है। फिर उगा, ठीक। ये वो कोडॉन्स हैं जो बेसिकली पार्टिसिपेट नहीं करें। स्टॉप का मतलब रुक जाना, स्टॉप का मतलब क्या होता है? रुक जाना। यानी कि ये ऐसे कोडॉन है जो प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो टोटल टोटल जो होते हैं वो 64 बनते हैं, ये बात पता है ना आप लोग को? टोटल कितने यस बनते मैम। हैं? जी 64। मैम। 64। जिनमें हाँ, जिनमें से 61 क्या करते हैं बेटा? पार्टिसिपेट। 61 क्या पार्टिसिपेट करते हैं? करते हैं। हाँ, पार्टिसिपेट करते हैं। और ये तीन, जैसे कि हुआ हो गया UAA, हुआ हो गया UAG और UGA, ये क्या करेंगे? ये स्टॉप कोडॉन होते हैं, यानी ये स्टॉप पार्टिसिपेट नहीं कोडॉन। करेंगे। जी हाँ, ये होते हैं स्टॉप कोडॉन और ये कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये बात क्लियर हो गई? जी मैम। यस। जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तुम लोग का बर्थडे कब पड़ता है? मैम मेरा 24 मार्च। मार्च को। तो मेरा आपका? 9 अक्टूबर। 9 अरे, अक्टूबर। किसी का अगस्त में पड़ता है? मैम नहीं पता नहीं। पड़ता। अच्छा, 15 अगस्त तो जानते हो? जी हाँ मैम यस जानते मैम। हैं। देखो, हाँ, अगस्त, देखो अगस्त एक ऐसा कोडॉन है, AUG, अगस्त से याद रखना, जो बेसिकली इनिशिएशन कोडॉन या स्तंभारंभ कोडॉन के नाम से जाना जाता है, स्तंभारंभ कोडॉन के नाम से, ठीक है। बात क्लियर हो गई? जी मैम। देखो, यस हाँ, मैम। अगस्त से याद रखना, इसको स्तंभारंभ कोडॉन या इनिशिएशन कोडॉन बोलते हैं। और दो बातें मेन तरीके से याद रखोगे, एक तो क्या याद रखोगे? तुम्हें ये याद रखना है कि स्टॉप कोडॉन, टर्मिनेशन कोडॉन क्या है। फिर तुम क्या याद रखोगे? इनिशिएशन कोडॉन क्या है। अगस्त बेटा इनिशिएशन कोडॉन होता है। जो अगस्त है आपका AUG है ना, ये AUG जो देख रहे हो, ये तुम्हारा इनिशिएशन कोडॉन होता है। मतलब कि ऐसा कोडॉन जो स्टार्ट करे, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को स्टार्ट करे, ठीक है, ऐसा कुछ। अच्छा, एक क्वेश्चन और आया है, देखो हम तुमको बता दे रहे हैं। मान लो तुमसे पूछा जाए कि कोई एक DNA है, ठीक है, जो, ठीक है, 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में, एक कोई DNA है जो 3 प्राइम से 5 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में है, ठीक है, और वो बेसिकली फास्फेट ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। किससे जुड़ा हुआ है? फास्फेट ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ठीक। और इसके पीछे एक फास्फो बैकबोन है, ठीक है, ऐसे करके प्री बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। अब पूछा जाएगा ये एक मिनट रुकना बेटा, है लिमिटेशन खत्म हो गई है व्हाइट बोर्ड की। चलो फिर से खोलते हैं। अब ये पूछा जाए कि इसमें कौन सा बाउंड होता है जो पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो बॉन्ड पूछा जाएगा। मतलब कोई एक DNA है जो 3 प्राइम से 5 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में, इसको पॉलीडोमस सीक्वेंस कहते हैं। सुन रहे हो? कान खुले रखना बिल्कुल, ठीक। जी और मैम। इस सीक्वेंस के, हाँ हाँ, सुनते जाओ सुनते जाओ, 3 प्राइम से 5 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में फास्फेट ग्रुप से जुड़ा हुआ है। और पीछे उसके एक बैकबोन है, इसे फास्फो बैकबोन कहते हैं। अब कह रहा है कि किस बॉन्ड से जुड़ा होता है, बॉन्ड का नाम तुम्हें बताना है। बॉन्ड का नाम बताइए, चलिए फटाफट, मैम बिना समय हाइड्रोजन बर्बादी बॉन्ड। करते। मैम हाँ, ट्रिपल बहुत सही हाइड्रोजन है बॉन्ड। भगवान, तुम लोग को दो दो लपड़ घसीट के मारे तो समझ में आ जाए।
मैम फॉस्फोडाइस्टर कैसे बॉन्ड। हो यार तुम लोग हाँ हाँ अब आई अकल थोड़ी, भगवान ने दी तुमको, मैम भूल गए थे। पागल कहीं के। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड भूला ना करो बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है तुम एक नंबर गवा दोगी इससे। हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तुम ये हम समझते हैं ना कि हमने तुमको बताया नहीं। ठीक है, क्या होता है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड? ठीक, क्लियर हो गया? अब देखो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। कोई एक डीएनए जो बार बार एक ही बात बोलते हैं, मेरा बोलने का मकसद क्या है भाई? देखो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी तब तो लाओगे मार्क्स अच्छे, है कि नहीं? देखो हमारा पढ़ाना फर्ज है। अब हमने मान लो बच्चों को पढ़ाया, तो कुछ बच्चे बीच के अच्छे मार्क्स भी लाए, कुछ नहीं भी लाए। तो ये डिपेंड करता है कि तुम कितना उसे ऑब्जर्व करते हो ना। अब मान लो कोई जी एक मैम। बार बार बोलते है कि अगर डीएनए 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में है, और वो अगर फास्फेट ग्रुप से जुड़ा है, उसके पीछे फास्फेट बैकबोन है, तो वो जो बॉन्ड होगा वो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा। बिल्कुल दिमाग में छाप लो, ठीक है? क्लियर होती है कि नहीं? ये बात होती है कि वो उसके जस्ट पीछे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा। यस मैम। यस मैम। ठीक, हाँ तो ये बात याद रखना। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, देखो काफी पूछा भी गया है बोर्ड में, तुमसे पूछा जाएगा कि सोल्यूबल आरएनए के नाम से क्या सोल्यूबल आरएनए के नाम से जाना जाता है। देखिए बेटा, सोल्यूबल आरएनए के नाम से क्या जाना जाता है, बताइए? सोल्यूबल आरएनए के नाम से कौन सा आरएनए जाना जाता है, बताइए? यार तुम लोग को ये नहीं पता मतलब है, मैम घुलनशील क्या आरएनए। सॉल्यूबल। अरे बिटिया, जैसे कि सोल्यूबल आरएनए के नाम से या घुलनशील आरएनए के नाम से कौन सा आरएनए जाना जाता है? एम आरएनए, मैम टी आरएनए, टी क्या नाम? आर एन ए। मैम मैम टी 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 आर आ एन रहे ए। आरएनए। हाँ, तो देखो तो तुम्हें हिंदी इंग्लिश दोनों पता होनी चाहिए ना। ये थोड़ा ना कोई बात होती कि हिंदी में रट लिया, इंग्लिश इसीलिए तो इम्पोर्टेंट होती। तुमसे चाहे सोल्यूबल आरएनए पूछा जाए और चाहे घुलनशील आरएनए पूछा जाए, तुम्हें क्या, तुम्हें आंसर ये पता होना चाहिए बेसिकली कि भाई सीधी सी बात है कि ये टी आरएनए होता है। ठीक है, टी आरएनए होता है, बस इतना बस तुम्हें याद रखना है। ठीक, चलो तुमको देखो, तुमको बताइए जब कोई एक डीएनए 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में होता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है, तो पॉलीड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। क्या इस बात को आप लोग को बिल्कुल पता है? ये चीज भूलोगे तो नहीं कभी। नो मैम। मैम। क्यों अच्छा? अब देखो अगर कोई डीएनए 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन का केवल एक सिंगल डायरेक्शन में है, ठीक है, सिंगल एक डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग बेटा बोलते हैं, उसको टेम्पलेट डीएनए बोला जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि टेम्पलेट डीएनए और पॉलीडोमिक डीएनए में क्या डिफरेंस होता है। देखिए कोई भी डीएनए अगर डबल डायरेक्शन में 3 प्राइम से 5 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में है, तो वो पॉलीडोमिक सीक्वेंस है। लेकिन अगर कोई डीएनए सिंगल डायरेक्शन में है, तो वो 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में अगर है, तो वो टेम्पलेट डीएनए। टेम्पलेट का मतलब एक तरीके से कहा जाए कि मतलब आधा पार्ट, ठीक है, कंप्लीट नहीं है। तो टेम्पलेट आगे चल के कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग करके कुछ ना कुछ बनाएगा। तो टेम्पलेट का मतलब ये होता है, ये बात याद रखेंगे। अच्छा आप लोग ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पढ़ा था? जी यस मैम। मैम। पढ़ा था। अच्छा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होती है बेसिकली वो एक तकनीक पर आधारित होती है। एक तकनीक पर, बहुत बार ये क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टार लगा लो छाप करके 5 स्टार इस क्वेश्चन में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक पे बेस्ड होती है, टेक्निक पे बेस्ड होती है, और उसे हम लोग बोलते हैं सर्दन सर्दन ब्लॉटिंग। सर्दन ब्लॉटिंग एक तकनीक है। सर्दन ब्लॉटिंग के थ्रू डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग की बेटा एक प्रोब मतलब होता है जांच। ठीक है, प्रोब मतलब होता है जांच, जांच की जाती है किसी भी स्पर्म को, हेयर को, टिश्यू को, ऑर्गन के सेगमेंट को ले करके। ठीक है, अगर हम उसको प्रोब करें, उसकी जांच करें और ये मैच करें कि डीएनए वास्तव में हमारे मतलब ऑर्गन से या हमारे पेरेंटल सेल से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज किया जाता है। अब जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है वो बेसिकली सर्दन ब्लांटिंग तकनीक पर बेस्ड होती है। सर्दन ब्लांटिंग प्रोसेस से बेस्ड होती है। बोर्ड में क्वेश्चन आया, बिल्कुल छाप लो दिमाग में।
अब देखो तुमको एक चीज ये भी याद रखनी, अभी मैंने फिर से बताया था, मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, तब आते हैं क्वेश्चन पे। इंट्रॉन पार्ट बेटा पार्टिसिपेट करता है, एक्सॉन नहीं करता है। इसी तरीके से कोडिंग जो पार्ट होता है, कोडिंग जो पार्ट होता है ना, वो जो प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है उसमें पार्टिसिपेट करेगा। प्रोटीन की जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी उसमें पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन जो नॉन कोडिंग पार्ट होता है, नॉन कोडिंग पार्ट होता है, ठीक है, वो प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन का पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो नॉन कोडिंग पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन नहीं करेगा। अगर हम इसको ये बोले, अगर हम इंटरॉन पार्ट को कोडिंग पार्ट बोले, ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, और एक्सॉन पार्ट को, ठीक है, नॉन कोडिंग बोले, ठीक है, और इसको सीक्वेंस पार्ट बोला जाए, ध्यान समझना, और इसको नॉन सीक्वेंस पार्ट बोला जाए, तो क्या सब कुछ सही है? यस मैम। Yes, सही है ma'am. ना, है कि नहीं? अरे मेरा बोर्ड कहाँ चला गया? ये, सब कुछ सही है ना बेटा? यस कैसे मैम। सही है Yes, भाई? ma'am. इंट्रॉन पार्ट, हाँ, इंट्रॉन पार्ट को कोडिंग पार्ट बोलते हैं, कोडिंग पार्ट सीक्वेंस पार्ट है, अब इसी से पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। एक्सॉन पार्ट नॉन कोडिंग पार्ट होता है, नॉन सीक्वेंशियल पार्ट होता है, इससे नहीं बनेगी। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में पॉली ए टेल जो होती है, पॉली ए टेल और टर्मिनेज एंजाइम जो होता है, वो एमआरएनए की चेन को अलग करने का काम करता है। जब मैंने ये प्रोसेस बताया था तो मैंने बताया था, मान लीजिए अगर कोई चेन बन रही है, जैसे मान लो ये चेन बन रही है, और ये लॉन्ग होल्ड होकर के नई नई चेन बन रही है, ये बनाते जा रहे। अब इसमें क्या होगा, ये वाला पार्ट अगर इंट्रॉन है और यहाँ पे पॉली ए टेल जुड़ी हुई है, तो टर्मिनेटर इस वाले पार्ट को अलग करके एक नई चेन बना देगा, एक नई चेन बना देगा, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में अगर कोई चेन बन रही है, अब वो चेन बनी, उसमें ठीक है एमआरएनए कन्वर्ट हुआ, ठीक, लास्ट तक पॉली ए टेल और टर्मिनेटर उस नई चेन को क्या करेंगे, अलग करेंगे। ये भी बोर्ड में क्वेश्चन आया है। क्लियर हुई बात? Yes, ma'am. चलो अपना अपना मुखड़ा दिखाइए भाई, सब लोग मुखड़ा दिखाइए, मुखड़ा। शक्ल नहीं देखी तुम लोग की, चैन नहीं मिल रहा है। Hello, ma'am. दिखाओ भाई मुखड़ा। जी बताइए। हाँ बताओ भाई, स्नेहा। हाँ Ma'am, ठीक ठीक। कुछ नहीं। आप आस्था कहाँ चली गई? पगल, मैम पता नहीं। बैक हो गई। अरे इसको बुलाओ भाई, बुलाओ, वेरी शॉर्ट पढ़ाने जा रहे थे, समझाया, अभी पढ़ाएंगे तो। बुलाओ उसको, कह दो ना, दिखाओ चेहरा। मैम हम कॉल कर। हेलो। हाँ करो करो, कॉल करो। हाँ आस्था आ गई क्या? हाँ मैम, हाँ पता नहीं ठीक यार, ठीक ठीक। इतना दिक्कत कर रहा है मेरा। दिक्कत कर रहा, अरे बिटिया थोड़ा बाहर बाहर आओ तुम, ठीक है, थोड़ा बाहर वाले कमरे में बैठो। क्या आवाज में दिक्कत आ रही है कि जो समझा रहे वो नहीं समझ में आ रहा है? मैम ये आवाज में धीरे धीरे आ रही है, और मैं क्या बोलते, वीडियो भी नहीं ढंग से आ रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। मैं अंदर वीडियो, वाले कि हम बाहर वाले रूम में जाते हैं। अरे यार देखो, हम तेज तेज बोल रहे हैं जितना हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब मेरी बात को जी ध्यान मैम। सुनना, अभी मैं वेरी वेरी शॉर्ट इसके पढ़ाने जा रहे हैं, इतना हमने समझाया है, दिमाग में रखना। ये हमने इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं हम बराबर, ये रिकॉर्डिंग सेक्शन में चल रहा है। अब इसको समझो, इसके क्वेश्चन को सारे समझ लो प्रॉपर। अरे यार कितनी बार कैमरा मूव करेगा भाई, क्या डिस्टरबेंस। देखो बहुत ध्यान से समझना। पहले तो ये बताओ, आपको सही से दिखाई दे रहा है? यस मैम।
ठीक, अब देखो मेरी बात को, कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया विधि में कितने जेनेटिक कोडॉन बनते हैं। देखो जब ये क्वेश्चन आता जब ये क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है ये समझो, कि जब बनते वाला क्वेश्चन आएगा तो आप 64 लगाओगे। अभी मैंने इसे रिपीट किया, व्हाइट बोर्ड पे समझाया भी, कि अगर प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन सिंथेसिस में कितने जेनेटिक कोडॉन बनते हैं, ये वाली बात आएगी तो 64 बनते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन प्रोटीन संश्लेषण की क्रियाविधि में कितने जेनेटिक कोडॉन भाग लेते हैं। देखिए जब भाग लेने की बात आएगी, ठीक है, जब भाग लेने की बात आएगी तो बेसिकली आप कितने बताओगे, 61 बताओगे। ठीक है, कितने बताओगे, 61। जी हाँ। अब देखो एंटीकोडॉन को ले जाने का कार्य कौन करता है, जो भी एंटीकोडॉन बनते हैं, ठीक है, जितने भी एंटीकोडॉन बनेंगे वो क्या करेंगे, टीआरएनए इनको ले जाने का काम करेगा। देखो टीआरएनए को सोल्यूबल आरएनए भी बोलते हैं बेटा। सोल्यूबल आरएनए जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, एंटीकोडॉन होता है। ठीक है, इस बात को याद रखना। अब जो टीआरएनए को सोल्यूबल आरएनए बोलते हैं ना, कि जो घुलनशील आरएनए होते हैं, घुलनशील आरएनए जो होते हैं ना बेटा, ये ठीक, तो एंटीकोडॉन को ले जाने का काम कौन करता है, टीआरएनए। ठीक है, बोलिए, एंटीकोडॉन्स को ले जाने का कार्य कौन करता है, टीआरएनए। टीआरएनए। और टीआरएनए को, हाँ ठीक, टीआरएनए को क्या बोलते हैं बेटा, सॉल्युबल आरएनए। सोल्यूबल आरएनए, घुलनशील आरएनए। हाँ, इस बात को याद रखना। अब कह रहा है कि डीएनए का वह खंड जो कार्यकी की इकाई कहलाता है। देखिए वैसे तो सिस्टोन म्यूटॉन ठीक है, ये सारे पार्ट होते हैं, लेकिन जो सिस्ट्रॉन होती है वो कार्यकी इकाई होती है, यानी फंक्शनल यूनिट की अगर बात की जाए, जैसे बोर्ड अगर हम खोले तो समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से। ठीक है, देखो डीएनए की, देखो एक तो तुम्हारी जीन होती है, फिर सिस्ट्रॉन होती है, फिर म्यूटॉन होती है। ये तुम लोग पहली बार ये सब शब्द सुन रहे होगे। देखिए जीन क्या है, वर्कली मतलब जेनेटिक के थ्रू, ठीक है, मतलब कोई भी जो जेनेटिक कैरेक्टर है वो जीन के थ्रू जा रहा है। सिस्ट्रॉन एक कारकी के या फंक्शनल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। म्यूटॉन अगर कोई चेंजमेंट हो रहा है हमारी बॉडी में और वो सालों साल बाद हो रहा है, जैसे कि आज के जो चिंपैंजी हैं, ठीक है, वो मानव क्यों नहीं बन रहे हैं, ह्यूमन क्यों नहीं बन रहे हैं, उनकी बॉडी में अभी चेंजमेंट हो रहा है और लगातार होता रहेगा। लेकिन एक समय, एक टाइम ऐसा आएगा कि उनकी बॉडी में इतना चेंजमेंट हो जाएगा, इतना चेंजमेंट हो जाएगा कि वो ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। अब ह्यूमन में कोई ऐसे थोड़ा ना कन्वर्ट हो जाता है। अब ह्यूमन में कन्वर्ट होने के लिए सबसे पहले वो क्या बने, सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस बने। ठीक है, समझना, ह्यूमन का इवोल्यूशन बता रहे हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस बने, फिर रामापिथेकस बने, फिर जावा बने, फिर पेकिंग बने, ठीक, फिर होमो बने, होमोसेपियंस बने, होमोसेपियंस सेपियंस बने, फिर फ्यूचेरिस बने। ठीक है, बात समझ आ रही। तो म्यूटॉन कहाँ काम करेगा, जहां पे हमारी बॉडी में अचानक से चेंजमेंट हो रहा है। देखो म्यूटेशन या उत्परिवर्तन जैसे हिंदी में बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी जो चेंजमेंट है वो सडन चेंजमेंट होता है, बट ये एक बहुत ही धीमा प्रोसेस है। म्यूटेशन या परिवर्तन बहुत ही धीमा प्रोसेस है, लेकिन हमारी बॉडी में सडन वो दिखाई देता है, अचानक से दिखाई देता है। लेकिन बेटा होता नहीं है, कोई भी चिंपांजी अचानक से ह्यूमन में कन्वर्ट नहीं हो जाता, उसमें सालों साल तक प्रोसेस होता है, तब वो ह्यूमन में कन्वर्ट होता है। क्लियर हुई बात। तो म्यूटॉन वहां काम करता है। अब सिस्ट्रॉन जो होता है वो एक फंक्शनल यूनिट के रूप में वर्क करता है। अब बेसिकली पूरे बॉडी के फंक्शन की या किसी ऑर्गन के फंक्शन, सिस्टम के फंक्शन की बात हो रही है, तो बेसिकली वो क्या करेगा वो ये करेगा कि वहां पे सिस्ट्रॉन वर्क करेगा और जीन जो है वो जेनेटिकली जितने भी कैरेक्टर है वो ले जाएगा। ठीक, तो इस बात को याद रखेंगे। देखो जीन का मतलब समझ आया कहाँ यूज होगा,
अच्छा तुमको ये समझ, अरे बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? हेलो हेलो मैम। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। हाँ मैम, जी आ रही मैम। है। तो बोल क्यों नहीं रहे हो? अच्छा तुमको सिस्टोन का मतलब समझ में आया, न्यूटन का समझ में आया, बताओ। यस मैम, यस। स्टोन। चलो सिस्टोन का नहीं समझ, अरे बिटिया देखो, जो भी फंक्शनल यूनिट के रूप में अगर किसी बॉडी में कोई कैरेक्टर चेंजमेंट होगा तो वो सिस्टोन सिस्टोन होगा, ठीक है? क्लियर हो गया? जी मैम। चलो जल्दी आओ। अब देखो इसमें देखो एक चीज कह रहा है, क्या चीज कह रहा है कि जितने भी मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, टोटल जो अमीनो एसिड होते हैं वो होता है 10 प्रकार के, 20 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 10 और 10 को देख लो। एक तो होता है आवश्यक, जो इसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए, आवश्यक अमीनो एसिड हो गया। एक हो गया नॉन इसेंशियल यानी कि अनावश्यक अमीनो एसिड। तो वैसे तो 20 होते हैं, लेकिन 20 डिवाइड होते हैं। जो 10 होते हैं वो इसेंशियल होते हैं यानी आवश्यक होते हैं, 10 जो होते हैं अनावश्यक यानी कि नॉन इसेंशियल होते हैं। ठीक, तो इस बात को याद रखेंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो समझना, कह रहा डीएनए से एमआरएनए के बनने की विधि क्या कहलाती है। देखो जब डीएनए से एमआरएनए बनता है, बिल्कुल दिमाग में कान खोल के वो डायग्राम तुमको याद आना चाहिए कि जहां पे ट्रांसक्रिप्शन का एक ऐसे करके ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम लगा था, मतलब डीएनए से विशेष यानी कि ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में एमआरएनए में कन्वर्ट होता है, तो वो क्या कहलाता है, वो अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। यही डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, तो प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन या सेंट्रल डॉगमा का प्रोसेस कहलाएगा। क्लियर हुई बात है? जी मैम। अब देखो मेरी बात को समझना, करे डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बनने के लिए देखो तीनों बातें अभी जो मैंने बोली इसमें लिखी, ये प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है, इसी को ट्रांसलेशन बोलते हैं, इसी को सेंट्रल डॉगमा बोलते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन क्या होते हैं, तो मैंने अभी बताया कि देखो तुम कैसे याद रखो, हुआ हुआ उगा, यानी कि ये जो तुम्हारे होते हैं स्टॉप कोडॉन होते हैं बेटा। स्टॉप कोडॉन वो कोडॉन होते हैं जो बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है? यानी कि अगर प्रोटीन की एक चेन बनेगी बॉडी में, तो इसमें ये कोई अपना योगदान नहीं देंगे, कोई पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, ठीक है? कि मानव जीनोम में जीनोम की संख्या होती है 3 से 40,000। देखिए ये जीनों की संख्या है। अब इसकी जितनी बार देखो जीन में क्या होता है, देखो एक बार इस प्रोसेस को समझना, एक बार फिर से मैं बता रही हूँ कि अगर ये कोई जीन है, जीन ही क्रोमोसोम होता है बेटा, ठीक है? और क्रोमोसोम जो होता है तुम्हारा बेटा, वो तुम्हारा होता है डीएनए। और डीएनए क्या होता है, प्रोटीन होता है। ये तुमने प्रोसेस कई बार पढ़ा है। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन जो होता है वो फैटी एसिड होता है, फैटी एसिड, ठीक है? यही हार्मोन होता है, ये तुमने कई बार पढ़ा। इस पे ध्यान दो यहाँ तक वाले में। तो जीन क्रोमोसोम डीएनए ये होता है। अब मेरी बात को समझना, ये सब मिलकर के डीएनए बना रहे, तो इससे एडेनिन गुआनिन थाइमिन साइटोसिन है। अब एडेनिन गुआनिन थाइमिन साइटोसिन, ठीक है, इसमें जीन बन रहे हैं इनसे मिलकर के, यानी कि इसमें 4 प्रकार के नाइट्रोजनस जैसे क्रोमोसोम और जीन बन रहे हैं, ठीक? वो बेटा 30 से 40,000 होते हैं। लेकिन इसकी इसकी रिपीटिंग कई बार हो, मतलब ए से जी बने, टी से सी बने, ठीक है, फिर टी से जी बने, टी से ए बने, सी से जी बने, तो इसकी लाखों में, मतलब कई लाख में रिपीटिंग होती है। क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछ सकते हैं, या तो तुमसे क्वेश्चन ये पूछेंगे कि जीनोम के कितने नंबर होते हैं, तो 3 से 40,000 होते हैं। अब इसकी सीक्वेंसिंग, तो सीक्वेंसिंग बेटा लाखों में होती है, सीक्वेंसिंग लाखों में होती है, ठीक है? ये बात याद रखना। आगे बढ़ो। अब कह रहा है, ये बात समझ में आई? जी यस मैम। अब कह रहा है प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया कहाँ पर होती है बेटा? प्रोटीन सिंथेसिस क्या, राइबोसोम पे होती है। बिल्कुल सरल सा सिंपल सा क्वेश्चन याद रखना, कई बार आता है। फिर कह रहा है डीएनए की पॉलीमरेज सीक्वेंस क्या होती है? देखो 3 प्राइम से 5 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में, इसको प्राइम बोला जाता है, प्राइम, ठीक है बेटा? PRIME, ठीक? 3 प्राइम यस। से 5 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में पॉलीड्रोमिक सीक्वेंस होता है। टेम्पलेट डीएनए का देखो 3 प्राइम से 5 प्राइम में होता है। ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं, ठीक है? अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस तकनीक पे बेस है? अभी मैंने बताया सरदर्द बात, बैक टू बैक ये क्वेश्चन 2013 से लेकर के 22 तक आए।
ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान समझना। जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो सर्जन ब्लॉटिंग टेक्निक पर बेस्ड होती है, ठीक है। इसको किसने इन्वेंट किया था? एलेक्स जेफरस ने किया था। कब किया था? हमें बताएंगे सब, बताओ। क्या मैं 1883 से 1884 में किया था। कह रहा है कि देखो अभी यहाँ पे डीएनए शुगर फास्फेट ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम दिशा की ओर है। फास्फेट ग्रुप के पीछे फास्फो बैकबोन पाई जाती है, किस बंध से जुड़ी होती है? अभी मैंने इसका इसको एक्सप्लेनेशन किया कि फास्फोडाइस्टर बाउंड होता है। कोई डीएनए जब 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन और 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में जुड़ा हुआ होता है तो उसके पीछे फास्फेट ग्रुप होता है, फास्फेट ग्रुप के पीछे फास्फेट बैकबोन होती है। अब ये जो जुड़ी हुई होगी फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ी हुई होगी, ये बात क्लियर हुई? जी मैम। आगे बढ़ो। कह रहा है एक्सॉन चेन का कार्य होता है। देखो एक्सॉन चेन का जो बेसिकली फंक्शन होता है वो एमआरएनए की श्रृंखला का निर्माण करती है। देखो ये जो केस पूछा जा रहा है ये ट्रांसक्रिप्शन के केस में पूछा जा रहा है, यानी अनुलेखन के केस में पूछा जा रहा है। मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे। तो एक्सॉन एक्सॉन क्या पार्ट प्रोटीन सिंथेसिस में नहीं करता है? करता है। तो एमआरएनए की अगर चेन का निर्माण हो रहा है तो अनुलेखन की क्रिया के लिए, ठीक है, एक्सॉन पार्ट में। अब कह रहा है इंट्रॉन का क्या काम होता है? एमआरएनए की श्रृंखला में जो चेन में भाग नहीं लेंगे, मतलब एमआरएनए की पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बनाएंगे, तो वो इंट्रॉन पार्ट होते हैं। क्लियर हो गया? जी मैम। अब देखिए आगे से कह रहा है 4 गाफ का नियम क्या है। देखो जब डीएनए में, देखो कह रहा है डीएनए में एडेनिन तथा गुआनिन थाइमिन साइटोसिन का अनुपात यानी रेशियो 1 हो, यानी कि अगर हम बात करें, अभी मैंने देखो बोर्ड खोल के बताया तुम लोग को, खुला हुआ है, ठीक है। चलो देखो ये है, बैक करो इसको। अगर किसी डीएनए में मेरे प्यारे बच्चों 80 और जीसी का रेशियो अगर समान है यानी कि इक्वल है या एक है, 1 है, दोनों का मतलब सेम होता है। अंकित तिवारी और गर्ल्स कंपनी का रेशियो अगर सेम है, इक्वल है या एक है, तो वो एक साइंटिस्ट थे चारगाफ रे। चारगाफ नामक साइंटिस्ट ने बताया था। अब चारगाफ ने एक्सप्लेन क्या किया था, उन्होंने ये बताया था कि एटीजीसी का रेशियो बराबर होगा, इक्वल होगा। इसी को ही चारगाफ रूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? 4 गाफ का। चारगा जी हाँ। चलिए इसी के साथ आपकी बहुत ही सुंदर रूप से क्लास में ये आज का चैप्टर कंप्लीट हुआ। चलो मुंह दिखाओ अपना, ना भी दिखाओ तो हम अपना दिखा रहे हैं। ध्यान देख रहा है तुम लोग को? आहा। अच्छा तुम लोग को हमने ये देखा है कि तुम लोग आधी चीजें भूल जाते हो, भुलक्कड़ शास्त्री हो गए हो। पढ़ो पहले तो चैप्टर, क्या हम क्या अपने लिए पढ़ा रहे हैं क्या? तुम पढ़ोगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा? कंप्लीट करो उसे, कल कंप्लीट मिलना चाहिए। अब तुम लोग की छुट्टी हो गई ओके तो क्या मैम। करते हो घर में? अभी तक तो ये समझ में आ रहा था कि चलो ठीक है, कॉलेज है तुम लोग का, स्कूल है, बैठे हुए हो। अब क्या दिक्कत है? देखो बेटा, इस चैप्टर में हम, क्योंकि टफ चैप्टर था, कंप्लीट करा दिया। अगर कोई दिक्कत है तो अभी पूछ लो, कल पूछ लो, परसों पूछ लो, ठीक। कल तक पूरा क्लियर ही कर लो, कल का समय और दे रहे हैं। लेकिन अगर जब हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर दिया, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, और उसमें किसी ने बोला तो दोबारा नहीं समझाएंगे। जी मैम। ठीक, डन। जी मैम। बेटा इसलिए कह रहा है ना, क्योंकि देखो ऐसा है कि तुम लोग अगर सही से मतलब दिमाग लगा के अगर पढ़ाई करोगे तो तुम्हारे मार्क्स बढ़िया आएंगे। और जो बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं उनके मार्क्स कहाँ जाएंगे, हैं? अच्छे आएंगे ना। अब ये जो चैप्टर था आपका 6 यूनिट जेनेटिक कोडॉन वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक, अब उसमें देखो हमने कितनी सारी चीजें तुमको एक साथ बताई, ठीक। तो सारी चीजों को तुमको ध्यान से समझना है, ठीक। इस बात को ध्यान जी रखना। मैम। और जो तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है, पहले तो लर्न करना, ठीक, किसी ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के बारे में
देखो हम थोड़ा एक्स्ट्रा तुमको बता दे रहे हैं। ठीक? देखो अभी तुम लोगों ने एक चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ा था, याद है तुम लोग को? अभी कुछ दिन पहले, एक एक जी एक मैम। महीने पहले यस लगभग। मैम। हाँ, ह्यूमन मैम हेल्थ जिसमें डिसीज HIV और एक, वगैरह था। हाँ हाँ, गोनेरिया और ये सब। देखो ह्यूमन हेल्थ डिसीज बेटा, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जमीन आसमान का अंतर होता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में रिप्रोडक्टिव डिसीजेस के बारे में, सेक्स ट्रांसमिटेड डिसीजेस के बारे में बात करते हैं। लेकिन ह्यूमन हेल्थ डिसीज जो होती है उसमें कॉमन डिसीजेस, जैसे कि तुमको बताया जाए वर्म से रिलेटेड, ठीक है, बैक्टीरिया से रिलेटेड, वायरस से रिलेटेड, इन सारी डिसीज के बारे में डिटेल में पढ़ना है। अब कुछ डिसीज ऐसी है जो आपके प्रैक्टिकल वर्क में भी काम आएंगी, ठीक है। अब तुम लोग इसमें जैसे मान लो हम थोड़ा बता दे रहे हैं, एस्केरियासिस के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद एक बार फिर से रिपीट करोगे, एड्स, ठीक, समझ में आ रहा है। फिर जी मैम। एलिफेंटिएसिस है तो यस डिसीज है, वो पढ़ोगे। जैसे तुम लोग हाथी पाव कहते हो, फील पाव, हाथी पाव जानते हो? हाथी पाव जानते हो नहीं जानते हो? नहीं। नो मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हेलो मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, आज से मैम की आवाज आ रही है? नहीं आ रही है। इसमें भी नहीं आ रही है। हेलो। हेलो मैम। अरे नहीं। मैम का माइक कौन है? आवाज ही नहीं आ रही यार। फिर से लेफ्ट होके ज्वाइन करो। हम भी। हेलो मैम। मैम। हेलो।